बच्चों क्या हुआ? चिंता मत करो, बांटने के लिए ही है। बच्चों एक लेके पास कर दो। बच्चों एक लेके पास कर दो। बच्चों सबको नोट्स मिल गए? मिल गए बच्चों? बच्चों पीछे तक नोट्स पहुंच गए? बच्चों ऐसा कोई है जिसको नहीं मिला हो? हाँ, कोई नहीं, और भी रखे मेरे पास अगर चाहिए हो तो। खैर अभी तो जो है उनको मिल गया ना, ठीक है। अब बच्चों समझो, जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, उसका नाम है सेंटर ऑफ मास। क्या नाम है बच्चों? सेंटर ऑफ मास। ठीक है। तो बच्चों सेंटर ऑफ मास क्या चीज होती है, हम उसको समझ रहे हैं। वो क्या होता है बच्चों, वो समझो। ठीक है। तो बच्चों अब समझना, सेंटर ऑफ मास का काम क्या होता है। क्या हुआ? अच्छा ठीक है। सेंटर ऑफ मास का बच्चों काम क्या होता है? तो बच्चों सेंटर ऑफ मास के कई काम होते हैं। एक काम होता है बच्चों बैलेंसिंग। बच्चों क्या काम होता है? बैलेंसिंग। बैलेंसिंग से क्या मतलब है बच्चों, आप ऐसे समझो, जैसे बच्चों यही बुक मान लो, इसको अगर मैं ऐसे रख के टिकाना चाहूंगा नहीं टिकेगी, ऐसे रख के टिकाना चाहूंगा तो भी नहीं टिकेगी। लेकिन बच्चों अगर मैं कहीं बीच में बहुत प्रॉपरली रखूंगा तो शायद टिक जाएगी। ऐसे बच्चों ये पेन है, इसको मैं ऐसे रखूंगा गिर जाएगा, ऐसे रखूंगा गिर जाएगा। लेकिन अगर मैं बहुत प्रॉपरली इस तरह से लेके आऊंगा तो वो इस पॉइंट पे जाके यहाँ टिक जाएगा। समझ पाए बच्चों? तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों सेंटर ऑफ मास का एक काम क्या होता है? बैलेंस करना। जैसे बच्चों एक सिंपल एग्जांपल समझो, बोट है। बच्चों बोट में कई बार आप लोग बैठते हो, 8-10 लोग एक साथ एक ही जगह बैठ जाते हो, तो बोट वाला कहता है कि भाई कुछ इधर आ जाओ, कुछ इधर आ जाओ, तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है। ऐसा बच्चों वो क्यों करता है? ऐसा बच्चों वो इस वजह से करता है जिससे कि सब तरफ मास डिस्ट्रीब्यूट रहे, बोट बैलेंस रहे। एक तरफ सबकी सब बैठ जाएंगे तो बोट पलट सकती है। समझ गए बच्चों? अब बच्चों ऐसी जो कार या बाइक्स वगैरह डिजाइन की जाती है, मान लो कार है, तो कार में भी बच्चों ये किया जाता है कि उसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं आ जाए। अगर यही सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ कहीं हो तो थोड़ा भी कार कहीं टर्न लेगी तो हाल पलट जाएगी। तो उसमें इंजन विंजन सब कुछ इस तरह से सेट किया जाता है कि सेंटर ऑफ मास थोड़ा नीचे की तरफ आ जाए, जिससे कि कार टर्न वर्न ले रही है तो बैलेंस बनी रहे। अब जैसे बच्चों कई बार तुम देखते हो जिसे हम टमटम बोलते हैं, वो कई बार हाई स्पीड में थोड़ा भी टर्न लेती है तो पलट जाती है, क्योंकि वो लोकल लेवल पे बनाई जाती है। लोकल लेवल पे उतना ज़्यादा कोई सोचता नहीं है, बस डब्बा जैसा बना दिया, उतना कोई सेंटर ऑफ मास और उसकी डिज़ाइनिंग में दिमाग नहीं लगाता। तो वो तुमने देखा होगा बहुत जल्दी पलटती। सेंटर ऑफ मास उनका बहुत ऊपर हो जाता है, क्योंकि हाइट ऊंची कर दी, दिखनी अच्छी चाहिए तो बस स्पेस अच्छा होना चाहिए, उस हिसाब से वो बना देते हैं कि सवारी ज़्यादा बैठ जाए। तो उस वजह से वो बहुत जल्दी पलटती है। समझ पाए बच्चों? तो सेंटर ऑफ मास का सबसे अगर हम एक यूज देखें तो वो क्या है? बैलेंस करने में। बैलेंस करने में क्या यूज है बच्चों, समझ गए? फिर इसका यूज बच्चों होता है पोटेंशियल एनर्जी लिखने में। जैसे याद करो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, रॉड ऐसे रखी है, तो अब इसकी हाइट, इसकी हाइट, इसकी हाइट, सबकी हाइट अलग अलग है। कौन सी हाइट लें? तो बीच, सेंटर ऑफ मास। तो हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख देंगे? mg/L/2। mg/L/2, ये चीज क्लियर? तो अब सेंटर ऑफ मास का क्या यूज हो गया? पोटेंशियल एनर्जी लिखने में, ये समझ गए? उसके अलावा सेंटर ऑफ मास का यूज होता है मोशन एनालाइज करने में। बच्चों जैसे ये पेन मैंने फेंका तो देखा हुआ घूमता हुआ जा रहा है। अब इसके मोशन को एनालाइज कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसमें अगर ध्यान से देखोगे, जैसे ये पेन भले ही घूमता हुआ जा रहा है, आ रहा है,
लेकिन इसका एक पॉइंट ऐसा होगा जो बिल्कुल सीधा गया सीधा आया, उसको एनालाइज कर पाना बहुत आसान हो। ऐसे बच्चों मान लो मैं पेन फेंक के किसी को देता हूँ तो वो ऐसे प्रोजेक्टाइल में जाएगा, अब बच्चों वो भी ऐसे घूमता हुआ जाएगा, तो इसका मोशन एनालाइज कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन बच्चों अगर मैं ऐसे भी फेंक रहा हूँ तो इसमें एक पॉइंट सीधा जाएगा, एक पॉइंट सीधा आएगा। ऐसी बच्चों इसमें सेंटर ऑफ मास बिल्कुल यूं जाएगा, तो उसके थ्रू पूरे मोशन को एनालाइज कर पाना आसान होगा। तो कहने का मतलब बच्चों क्या है, सेंटर ऑफ मास का यूज क्या होता है, बैलेंस करने में, पोटेंशियल एनर्जी लिखने में, मोशन को एनालाइज करने में, और भी बच्चों बहुत सारे काम में सेंटर ऑफ मास यूज होता है। वो जैसे जैसे हम पढ़ते चलेंगे तब पता चलेगा, ये चीज समझ पाए बच्चों। तो अब बच्चों सेंटर ऑफ मास ये चीज समझ गए। अब सेंटर ऑफ मास होता क्या है बच्चों, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां हम ऐसा मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट का पूरा मास कंसंट्रेटेड है, ऑब्जेक्ट का पूरा मास कंसंट्रेटेड है। तो बच्चों फिर समझो, सेंटर ऑफ मास बच्चों जैसे ये एक रिंग है, क्या है बच्चों, रिंग। तो रिंग का सारा सिमेट्रिक पॉइंट देखोगे तो ये है, हम ऐसा मान सकते हैं कि इसका सारा मास यहाँ कंसंट्रेटेड है, तो ये इसका क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास। अब ये बच्चों एक डिस्क है, डिस्क मतलब थाली जैसी मान लो, तो इसका सिमेट्रिक पॉइंट कौन सा है, ये। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि इसका सारा मास यहाँ कंसंट्रेटेड है। बच्चों ऐसा नहीं कि सारा का सारा मास वहीं कंसंट्रेटेड है, वो बस बताने के लिए, सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए, ये चीज क्लियर। ऐसे बच्चों ये स्फीयर है, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर ये है, तो इसका सारा का सारा मास बच्चों हम यहाँ कंसंट्रेटेड मान सकते। बच्चों इतना समझ गए। बच्चों मान लो ये सॉलिड सिलेंडर है, इसका सिमेट्रिक पॉइंट ये है, तो हम सारा का सारा मास बच्चों यहाँ कंसंट्रेटेड मान सकते। ये क्यूब है, तो सारा का सारा मास बच्चों कहाँ कंसंट्रेटेड मानोगे, यहाँ। इतना समझ पाए। तो सेंटर ऑफ मास बच्चों क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहां हम सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड मान सके। किस लिए मान सके, उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखने में, उसको बैलेंस करने में, उसका मोशन एनालाइज करने में। तो बच्चों अब नोट्स देखो, तो बच्चों जो भी बच्चे अभी आए हैं उन सबके पास नोट्स अवेलेबल हैं, किस किस के पास नहीं है, ओके मैं लेके आता हूँ बच्चों, ठीक। हाँ बच्चों बताओ अभी कौन कौन बाकी है, और कौन बाकी है बच्चों, एक मैं और अभी दे रहा हूँ, ठीक है ना, एक अभी मुझसे ले लेना। हाँ और कौन बाकी है, ठीक है, ओके। बच्चों अब मुझे बताओ सबके पास ये आ गई, कोई ऐसा तो नहीं जिसके पास बाकी मतलब नहीं मिली हो, ठीक है ना। बच्चों मैंने 26 प्रिंट निकाले थे, 26 के 26 कैसे भेज सकते हैं, हाँ बच्चे 24 हैं, हाँ दो आए नहीं है, तो उनकी वाली अभी कहाँ है, अच्छा तुम्हारे पास है, मुझे अभी दे दो, कोई नहीं, अच्छा आज आए हैं वैसे, एक रख लो, ठीक है फिर कोई दिक्कत नहीं, बस एक मुझे अभी ऐसे तो वापस कर, ठीक ओके। टेस्ट में बच्चों मान लो पिछले वीक तक जो अपना हो गया था, पिछले वीक तक, हाँ उसमें वर्क पावर एनर्जी का लेकिन थोड़ा ही पोर्शन होगा, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ तक चीज़ें समझ गए, वापस समझते हैं बच्चों। तो बच्चों नोट्स आप देखो, पॉइंट वेयर whole mass of an object is supposed to be concentrated to explain its motion, balancing, writing potential energy etc.
तो सेंटर ऑफ मास बच्चों क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहां हम सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड मानते हैं। हम सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड क्यों मानते हैं? हम सारा का सारा मास बच्चों कंसंट्रेटेड मानते हैं जिससे कि हम उसके मोशन को एनालाइज कर सके, बैलेंसिंग के लिए, पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए, इन सब के लिए। इतना बच्चों समझ गए? तो पहला पॉइंट बच्चों मैंने ये बताया। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों मैंने क्या बताया, जैसे कोई सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट फॉर ए सिमेट्रिक यूनिफॉर्म होमोजेनियस, सिमेट्रिक यूनिफॉर्म होमोजेनियस, होमोजेनियस से मतलब होता है हर जगह एक ही जैसा मटेरियल है। लोहा है तो हर जगह लोहा है, कॉपर है तो हर जगह कॉपर है, गोल्ड है तो हर जगह गोल्ड है, वो होता है होमोजेनियस। यूनिफॉर्म से मतलब ये होता है, जैसे मान लो बच्चों तुमने कोई रॉड ली, बच्चों ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है, या चलो मैं प्रॉपर बनाता हूँ। बच्चों ये रॉड है, बच्चों इसकी बताओ थिकनेस बढ़ रही है कि कम हो रही है? तो इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म रॉड। कैसी बोलते हैं? यूनिफॉर्म। और जो ये रॉड है कहीं पतली है कहीं थिक है, या मान लो बच्चों ये रॉड है इस तरह से, तो यहाँ पतली है यहाँ थिक है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म रॉड होगी। समझे बच्चों? तो होमोजीनियस से क्या मतलब होता है, मटेरियल सेम। क्या सेम हो? मटेरियल। यूनिफॉर्म से क्या मतलब होता है, ज्योमेट्री एक जैसी। समझ गए? अब सिमेट्रिक समझ लो, जैसे बच्चों जो भी ये ज्योमेट्री दिख रही है ये सब सिमेट्रिक है। अब मान लो मैंने ये बना दिया, बताओ इसका सिमेट्रिक पॉइंट कौन सा है? नहीं पता, तो यहां दिक्कत आएगी। लेकिन इनमें दिक्कत नहीं है, इनमें जो सेंटर होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, वही क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। तो वही बच्चों मैंने बताया है, फॉर ए सिमेट्रिक यूनिफॉर्म होमोजेनियस ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड विद ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट। इतना बच्चों समझ गए? यहां तक कोई तकलीफ? ठीक है। अब बच्चों समझो, जैसे कुछ एग्जाम्पल ड्रॉ किए। रॉड है तो रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बीचों बीच। रिंग है उसका सेंटर ऑफ मास बीचों बीच। बच्चों इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका सेंटर ऑफ मास बीचों बीच। मान लो एक रेक्टेंगल है उसका सेंटर ऑफ मास बीचों बीच। समझ गए बच्चों? तो बच्चों बताओ स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स क्लियर हैं, उसमें कोई तकलीफ? ठीक है। फिर बच्चों देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिक with respect to some line or plane, then its center of mass will lie on that line or plane। इसका क्या मतलब है बच्चों, वो समझो। जो नेक्स्ट पॉइंट बच्चों मैंने लिखवाया है उसको समझो। बच्चों जैसे ये ऑब्जेक्ट है, बच्चों बताओ इस डॉटेड लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है या वाई डॉटेड लाइन? एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है या वाई के अबाउट? तो वाई के इधर जैसा शेप है वैसा ही इधर। तो बच्चों ये इसके अबाउट सिमेट्रिक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसी कहीं होगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा, कहीं इसी लाइन पर होगा। तो ये मैंने बताया है कि अगर वो किसी लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है तो उस पर होगा। ये चीज़ क्लियर है? क्यों नेहा तुम्हारी चश्मा अभी लगाया पहले भी था? हाँ पहले भी लगाती थी क्या? अच्छा, ये मुझे लगा कुछ ऐसा लग रहा है अभी अभी लगा हो। ओके खैर, हाँ बच्चों समझो, हाँ बच्चों देखते हैं, समझो। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी लाइन के अबाउट सिमेट्रिक हो, कोई ऑब्जेक्ट अगर लाइन के अबाउट सिमेट्रिक हो, तो उसका सेंटर ऑफ मास बच्चों कहाँ होगा, उसी लाइन पे। कहाँ होगा, उसी लाइन पे। अब बच्चों जैसे मैंने नेक्स्ट एग्जांपल दिया है, बच्चों ये रॉड है, इस तरह से ऑब्जेक्ट। बच्चों देखोगे तो वो इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। ये z एक्सिस नहीं है, इसी xy प्लेन में मान लो y इक्वल टू x लाइन। तो जैसी ज्योमेट्री इधर है वैसी इधर है, तो इस पे कहीं सेंटर ऑफ मास हो। तो कहने का मतलब ये है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, उसी लाइन पे। ये चीज क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई तकलीफ? ठीक है। अब फिर समझो बच्चों, नेक्स्ट, सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे लाई इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड ऑब्जेक्ट।
किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास उसके अंदर भी हो सकता है बाहर भी। क्या मतलब है बच्चों, देखो ये सेंटर ऑफ मास है, बताओ अंदर है या बाहर है ऑब्जेक्ट के? ऑब्जेक्ट के अंदर है या बाहर? बाहर है, तो सेंटर ऑफ मास बाहर हो सकता है। अब वापस देखो बच्चों, ये सेंटर ऑफ मास अंदर है या बाहर? ये 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 तो अंदर भी हो सकता है। तो सेंटर ऑफ मास ऑब्जेक्ट के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। बच्चों इसका यूज कहाँ आता है? यूज बच्चों आता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन में। आपको 2-3 ऑप्शन देंगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे लाई आउटसाइड द ऑब्जेक्ट, तो ट्रू फॉल्स उसमें यूज आ जाता है। ये समझ गए? फिर नेक्स्ट, एट लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, COM से मतलब है सेंटर ऑफ मास। एट लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मास मे और मे नॉट प्रेजेंट एक्चुअली। तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पे मास हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे बच्चों बताओ, ये रिंग है, क्या है? रिंग का सेंटर ऑफ मास ये रहा, तो बताओ रिंग जैसे चूड़ी मान लो, चूड़ी देखिए, ठीक है ना, तो चूड़ी का सेंटर ऑफ मास मान लो बच्चों ये रहा। अब बताओ यहां कोई मास होता है? तो सेंटर ऑफ मास ये रहा, लेकिन यहां कोई मास है नहीं। अब चपाती मान लो, तो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, लेकिन यहाँ थोड़ा कुछ मास होगा। ये मान लो एप्पल, गोल एप्पल मान लो या संतरा मान लो। अब समझो ये स्फीयर है, इसका सेंटर ऑफ मास ये रहा, इसकी लोकेशन पे थोड़ा बहुत कुछ मास होगा। ये मान लो बच्चों सिलेंडर है, यहाँ कुछ मास होगा, यहाँ कुछ मास होगा। तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पे इन केसेस में मास है, उसमें नहीं है। बच्चों बताओ यहाँ कोई मास है तो मास नहीं है, यहाँ कोई मास है नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पे मास हो भी सकता है और नहीं भी। ये चीज समझ गए? क्लियर है बच्चों? अब बच्चों हम 4 तरह के क्वेश्चंस नॉर्मली इसमें डिस्कस करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में बच्चों 4 तरह के क्वेश्चंस करते हैं। पहला बच्चों दिया है बच्चों तुम्हें सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सिस्टम ऑफ पार्टिकल से मतलब ये है कि बच्चों मान लो 4-6 छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे रख दिए, 4-6 छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे रख दिए, तुमसे पूछा बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। फिर बच्चों कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट, जैसे तुमसे पूछ लिया इस रॉड का सेंटर ऑफ मास बताओ, स्फीयर का सेंटर ऑफ मास बताओ, ये सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। फिर बच्चों थर्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे बच्चों एक रॉड ले ली, उस पर ऐसे रिंग चिपका दी, पूछ लिया सेंटर ऑफ मास बताओ। एक रॉड ली, उस पर एक और रॉड चिपका दी, बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ है। एक और रॉड चिपका दी, बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ है। एक और स्फीयर चिपका दिया, बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ है। फिर बच्चों क्या किया, कैविटी बेस्ड, एक चपाती है, उसमें से तुमने क्या किया, इतना हिस्सा खा लिया। तो बच्चों इतना हिस्सा तुमने खा लिया काट के, तो बच्चों बताओ यहाँ क्या बचेगा, खाली स्पेस। तो बच्चों चपाती से मान लो इतना हिस्सा गायब कर दिया, इतना हिस्सा गायब कर लिया, तो इस खाली जगह को क्या बोलोगे, कैविटी। इस खाली जगह को क्या बोलोगे, कैविटी। और अब तुमसे पूछा कि बाकी हिस्से का सेंटर ऑफ मास बताओ, उसे बच्चों हम बोलते हैं कैविटी बेस्ड। क्या बोलते हैं बच्चों? तो 4 तरह की प्रॉब्लम्स बच्चों हम इसमें पढ़ते हैं। पहला क्या है, कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। दूसरा बच्चों कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे किसी रॉड का निकालना है, रिंग का निकालना है, स्फीयर का निकालना है। फिर कंटिन्यूअस मास का कॉम्बिनेशन, जैसे 2-3 रॉड चिपका दी, रॉड पे स्फीयर चिपका दिया, उस पर कौन चिपका दिया, ये हो जाएगा। फिर बच्चों किसी ऑब्जेक्ट में से कुछ पार्ट उड़ा दिया, गायब कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा, कैविटी, उसका निकालना। अब बच्चों सबसे पहला आता है कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल। वो बच्चों हम समझते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए कैसे निकालेंगे, वो बच्चों मैं बता रहा हूँ। तो उसके लिए बच्चों क्या तरीका होता है, जैसे बच्चों बताओ क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या होता है, 35.5। तो बच्चों ये 0.5 कहाँ से आ जाता है, एवरेज। क्या तरीका रहता है एवरेज का, ठीक है बताओ 35 का लगभग कितना प्रेजेंट होता है, चलो मान लेते हैं।
और दूसरा कौन सा था? अच्छा, और किसी को पता हो? मुझे भी नहीं पता है, कोई बात नहीं, ठीक है, समझो, बट मैं मेथड बता रहा हूँ, समझो। जो इन्होंने अप्रोच बताई है वो सही होता है। ये क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, एक का 35 होता है, एक का 37 होता है। 35 का कुछ अमाउंट नेचर में अवेलेबल है, 37 का कुछ अमाउंट अवेलेबल है। 35 वाला शायद 70%, गलत भी हो सकता है, बट ऐसे बता दो। और 37 वाला मान लो 30% है। तो इस तरह से हम वेटेज एवरेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वेटेज एवरेज। वेटेज एवरेज, वेटेज एवरेज का मतलब ये है कि भाई 35 वाला कितना परसेंट है और ये वाला कितना परसेंट है। जैसे नॉर्मल एवरेज तो ये होता है 35 प्लस 37/2, 36, बट 36 आंसर है क्या? नहीं, क्योंकि हम नॉर्मल एवरेज नहीं निकाल रहे, हम वेटेज एवरेज निकाल रहे हैं। समझ पाए बच्चों? तो अब ऐसे मान लो बच्चों मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना। मान लो बच्चों जैसे इन 5 स्टूडेंट का मैंने कलेक्शन लिया, अब इन मैंने खुद को ओरिजिन मान लिया, तो मैं इनका पोजीशन वेक्टर लिखूंगा, उनको इससे मल्टीप्लाई करूंगा। इनका पोजीशन वेक्टर लिखूंगा, उसको इनके मास से मल्टीप्लाई करूंगा। इनका पोजीशन वेक्टर लिखूंगा, उनको इसके मास से मल्टीप्लाई करूंगा। उनका लिखूंगा, उनको इसके मास से, उनको इसके मास से। तो इसे हम बोलते हैं वेटेज एवरेज, कि जो जहां है उसकी पोजीशन को भी हम वेटेज देंगे, उसके मास को भी वेटेज देंगे। हम पोजीशन और मास को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पोजीशन और मास को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी पोजीशन को भी हम काउंटिंग में लेके जो एवरेज लोकेशन निकालेंगे उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। बच्चों जैसे समझो, देखना बच्चों, देखो जैसे मान लो बच्चों ये कोई सिस्टम है, इसमें कई सारे पार्टिकल हैं, M1, M2, M3, ऐसे बच्चों कई सारे पार्टिकल्स। अब ये बच्चों मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम माना, x, y, z, ये बच्चों ओरिजिन। अब बच्चों इसका पोजीशन वेक्टर मान लो r1 वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर r3 वेक्टर। तो बच्चों अगर मुझे सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर लिखना है तो मैंने क्या बताया था, इनके मास को इनके पोजीशन से, इनके मास को इनके पोजीशन से। तो m1 को मल्टीप्लाई करूंगा उसकी पोजीशन से, m2 को मल्टीप्लाई करूंगा उसकी पोजीशन से, ऐसी करता जाऊंगा और टोटल मास से डिवाइड कर दूंगा, टोटल मास से बच्चों डिवाइड कर दूंगा। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा? सेंटर ऑफ मास निकालने का या सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। तो अब बच्चों दिमाग में रखो, RCM कैसे लिखोगे? M1 R1 M2 R2 M3 R3 अपॉन टोटल मास। समझ गए बच्चों? अब बच्चों कई बार जरूरत हमें ये पड़ती है कि हम x कोऑर्डिनेट लिखें, y कोऑर्डिनेट लिखें, z कोऑर्डिनेट लिखें। तो उसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, जैसे बच्चों देखना कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो बच्चों वही चीज है, कई सारे पार्टिकल हैं, पहले वाले का R1, दूसरे वाले का R2, तीसरे वाले का R3। अब RCM बच्चों M1 R1 M2 R2 अपॉन टोटल मास। RCM बच्चों क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। R1 क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। R2 बच्चों क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड पार्टिकल। ऐसे बच्चों M1 मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, M2 मास ऑफ सेकंड पार्टिकल, इस तरह से बच्चों हो जाएगा। यहां तक बच्चों कोई दिक्कत? ठीक है, अब फिर समझो बच्चों, समझना बच्चों। देखो बच्चों RCM है, उसको अगर मैं तोड़ तोड़ के लिखता हूं तो XCM I, YCM J, ZCM K। ऐसी बच्चों R1 को अगर मैं लिखता हूं तो वो कैसे लिखोगे? X1 I, X2 J, सॉरी Y1 J, Z1 K, ऐसे बच्चों बाकी लिखोगे। तो अब ध्यान से समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं बच्चों, ये मान लो इसका कोऑर्डिनेट 2 1 3 है, तो इसका पोजीशन वेक्टर बच्चों बताओ क्या होगा? 2i 1j 3k। ऐसी RCM का निकल के आया 4 3 5, तो उसका भी लिखोगे। तो ऐसी बच्चों RCM की जगह मैंने क्या लिखा? ये R1 की जगह ये, R2 की जगह X2i, Y2j,
Z2k। अब बच्चों यहां रखता हूं, कंपेयर करूंगा I वालों को, J वालों को, K वालों को, तो फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा। या बच्चों ऐसे समझो, बहुत आसान सा ये है, समझो। RCM बच्चों क्या निकला, RCM बच्चों क्या निकला, M1R1 M2R2 M3R3 अपॉन टोटल मास। अब कई बार हमसे वो पूछता है कि भाई तुम x कोऑर्डिनेट बता दो, बाकी किसी की जरूरत नहीं है, तो हम x कोऑर्डिनेट के लिए भी फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा, M1 x1 M2 x2 अपॉन टोटल मास। ऐसे ही हमसे पूछता है y कोऑर्डिनेट अकेला बता दो, तो बताओ y कोऑर्डिनेट का क्या फॉर्मूला होगा, M1 y1 M2 y2 अपॉन टोटल मास। ऐसी ZCM हमसे पूछा तो उसका फॉर्मूला M1 Z1 M2 Z2 अपॉन टोटल मास। समझ गया बच्चों। तो वही बच्चों मैंने यहां बताया है, पुट इन इक्वेशन, कंपेयर, तो वो सब काम का नहीं है। XCM M1 x1 M2 x2 अपॉन टोटल मास, YCM M1 y1 M2 y2 अपॉन टोटल मास, ZCM M1 Z1 M2 Z2 अपॉन टोटल मास। समझ गए बच्चों। अब बच्चों मैं इस टॉपिक को कंक्लूड करता हूं, तो वापस समझो स्टार्टिंग से। बच्चों देखो, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ऐसा पॉइंट जहां हम सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड मानते हैं। क्यों मानते हैं बताओ, एनर्जी लिखने के लिए, कौन सी, पोटेंशियल, और बैलेंसिंग के लिए, और मोशन को एनालाइज करने के लिए। उसके अलावा भी बहुत से काम होते हैं जो बाद में पता चलेंगे। फिर कोई सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, सिमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, जैसे रॉड का बीच में, रिंग का बीच में, ट्राइंगल का बीच में, रेक्टेंगल का बीच में। फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट या लाइन के अबाउट सिमेट्रिक हो, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, उसी पॉइंट या लाइन पे। जैसे इसका सेंटर ऑफ मास y एक्सिस पे, इसका सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे। फिर सेंटर ऑफ मास ऑब्जेक्ट के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी। सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पे मास हो भी सकता है और नहीं भी। अब कैलकुलेशन में बच्चों में 4 तरह के क्वेश्चन करने होंगे। एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल जिसमें कई सारे पार्टिकल्स हों, एक कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, फिर कई सारे मासेस का कॉम्बिनेशन, और फिर कैविटी बेस्ड। समझ गए बच्चों, इतना क्लियर है बच्चों। ओके, अब कैलकुलेट कैसे करोगे, तो बच्चों आप फॉर्मूला दिमाग में रखो, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। RCM क्या होगा, M1 R1 M2 R2 M3 R3 अपॉन टोटल मास। अगर XCM निकालना है तो M1 x1 M2 x2 अपॉन टोटल मास, YCM M1 y1 M2 y2 अपॉन टोटल मास, ZCM वही M1 Z1 M2 Z2 टोटल मास। समझ गए बच्चों। अब बच्चों नेक्स्ट पेज पलटो, अब उसमें बच्चों क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, बताओ 2 kg 3 kg फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। हाँ बोलो। हाँ सीट तुम्हें नहीं मिली, अच्छा तुम इसी को ही ले लो, ठीक है ना। एक सेकंड बच्चों करो, मैं अभी आ रहा हूँ। एसी चला लो, इसमें सफोकेशन हो रहा है। ओके बच्चों एक बार इसे कर लो, फिर मैं वापस डिस्कस करता हूँ। ओके बच्चों देखते हैं, तो बच्चों समझो, ठीक है बच्चों समझो, 2 किलो का पार्टिकल है, उसकी लोकेशन ये है, 3 किलो का पार्टिकल, उसकी लोकेशन ये रही। तुमसे बच्चों क्या पूछा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत इसमें। अब बच्चों देखो आंसर क्या है बच्चों बताओ, एक सेकेंड, 13i
ठीक है, देख लेते हैं बच्चों। देखो तरीका क्या है, m1 r1 बच्चों 2i माइनस 3j प्लस 4k, m2 3i माइनस 1j प्लस 2k अपॉन टोटल मास। बच्चों 2 प्लस 3 कितना होते हैं 5। बच्चों 4i माइनस 6j प्लस 8k, 9i माइनस 3j प्लस 6k अपॉन 5। फाइनली बच्चों 4 और 9 13i माइनस 6 और ये माइनस 9j, 8 और 6 14k अपॉन 5। तो बिल्कुल सही है ये आंसर, समझ गए बच्चों। तो क्या करना है बच्चों, केवल फॉर्मूला चिपकाना है m1 r1 m2 r2 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। बच्चों बताओ इस क्वेश्चन में अभी किसी को कोई डाउट? अब इसके बाद बच्चों फिर नेक्स्ट ट्राई करो, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ट्राई करो। इसे समझ गए ना, करो बच्चों अब नेक्स्ट। बच्चों इसमें केवल x कोऑर्डिनेट निकालना है। क्या निकालना है? x कोऑर्डिनेट, समझ गए ना, करो बच्चों। बच्चों नेक्स्ट वाले का बताओ, हुआ किसी से? कितना आ रहा है? उसको सॉल्व करके सोचो, बताता हूँ। और कोई बच्चों ये वाला क्लियर है? परी क्लियर है ये? अब नेक्स्ट बच्चों देखो, इसे हटा रहा हूं बच्चों मैं। बच्चों देखो ये है बच्चों XCM, क्या होगा m1। बच्चों यहां से शुरू है तो m इंटू 1, m2 बच्चों 2m, उसका कोऑर्डिनेट 2, ये 3m, इसका कोऑर्डिनेट 3, ऐसे ही चल रहा है अपॉन टोटल मास m प्लस 2m प्लस 3m। बोलो बच्चों, पहले का कोऑर्डिनेट बच्चों क्या है 1, दूसरे का 2 3, ऐसे ही चलता जा रहा है। इतनी कहानी समझ गए बच्चों? हाँ nm आएगा लास्ट में। ऊपर ऊपर भी देखोगे तो nm इंटू n वो आएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं। अब समझो बच्चों m कॉमन ले लो, क्या बचा 1 प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर n स्क्वायर। नीचे कॉमन ले लो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n। समझ पाए बच्चों? देखो m कॉमन लिया, यहाँ 1, यहाँ 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ऐसे ही चलेगा। अब m बच्चों कट गए, या अब बच्चों याद करो मैंने स्टार्टिंग क्लासेस में बताया होगा, फर्स्ट स्क्वायर टर्म का एडिशन होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, और फर्स्ट n का एडिशन होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। अब बच्चों देखो n और n कट गए, n प्लस 1 और n प्लस 1 भी कट गए। फाइनल तुम्हारे पास क्या बचा 2n प्लस 1, 6 और 2 बचेगा 3। तो फाइनल आंसर बच्चों क्या आ जाएगा 2n प्लस 1 बाई 3। कर लो बच्चों इतना फटाफट। बच्चों समझ पाए? आस्था बोलो, कोई दिक्कत लग रही हो? बच्चों इसे समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, कर लो बच्चों। टपकाते रहते हैं।
बच्चों मुझे बताओ, दो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए, दोनों में कहीं डाउट? ठीक है, फिर बच्चों देखते हैं, जिसका हो जाए बच्चों वो नेक्स्ट ट्राई करे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में जो ट्राइंगल है वो बच्चों एक्स वाई प्लेन में, किस में है बच्चों? एक्स वाई प्लेन में। ठीक है बच्चों, कर लिया बच्चों? आयुष ठीक हो? बच्चों इसे हटा देता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो, वो बच्चों ये रहा, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। बच्चों 6 मीटर का एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब बच्चों बताओ तुम्हारे पास टोटल पार्टिकल कितने हैं? 3। तो बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले तुम हर एक का कोऑर्डिनेट लिखोगे। क्या करोगे? तो बच्चों बताओ 1 kg का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 0 0। बताओ 2 किलो का? बोलो बच्चों। x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 6, क्योंकि 6 चलना पड़ेगा। y z। अब इसका लिखना है, तो बच्चों x में कितना चलना पड़ेगा और y में 6 sin 60। बच्चों ये 60 है, ये 6, तो ये कितना हुआ? 6 sin 60। बच्चों इस ट्राइंगल में देखो, ये 6, ये 60, ये h, तो sin 60 बच्चों कितना हुआ? h अपॉन 6 √3/2 h अपॉन 6, तो h बच्चों कितना आ गया? 3√3। 6 √3/2 यानी कि 3√3। तो बच्चों x में कितना चलना पड़ा? 3, y में 3√3 और z में 0। तो बच्चों बताओ तीनों के z कोऑर्डिनेट क्या है? तो सेंटर ऑफ मास का z कोऑर्डिनेट 0, तो उसे तो छोड़ दो। अब तुम्हें x और y निकालना है। तो बच्चों हमने जो पहला क्वेश्चन किया था उसमें 2 पार्टिकल थे, इसमें कितने हैं? 3। बस फॉर्मूला लगा दो, आंसर। समझ गए बच्चों? तुम्हें क्या करना होगा, हर पार्टिकल का बस कोऑर्डिनेट लिखना। कोऑर्डिनेट अगर तुमने सही लिख लिया फिर तो सॉल्व हो ही जाएगा। बोलो पृथ्वी, कोई डाउट? करो फटाफट। बोलो बच्चों क्या आ रहा है? 20/9 प्लस 21i। ठीक है, फिर प्लस 9√j अपॉन 6। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों मैं सॉल्व कर रहा हूं। RCM M1 1, उसका क्या होगा? 0i 0j। M2 2, उसका बच्चों कितना है? 6i 0j। M3 3, उसका बच्चों क्या है? M3 उसका लिखोगे तो 3i 3√3j अपॉन टोटल मास 6। अब बच्चों देखो 0 12 9, 0 12 9, 12 और 9 21i। यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ 9√3j अपॉन 6। बच्चों 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 7i 3√3j/2 खत्म। अब बच्चों इसी को कई बार कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख दिया जाता है। तो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में बच्चों अगर लिखोगे
तो इसको क्या लिख सकते हो 7/2 कॉमा 3√3/2। बताओ कोई तकलीफ हो बच्चों? बताओ इसमें कोई दिक्कत लग रही हो? समझ पाए इसे? कर लो फटाफट बच्चों। बच्चों ये चीज क्लियर है? अब बच्चों कंक्लूजन क्या निकला वो समझो। सिस्टम ऑफ आर्टिकल का कैसा भी क्वेश्चन हो, सिस्टम ऑफ आर्टिकल का कैसा भी क्वेश्चन हो, तुम्हें क्या करना होगा, हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है। हर पॉइंट का बच्चों क्या लिखना है? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट लिखने के बाद बच्चों तुम्हें क्या करना है, बस फॉर्मूला लगाना है, आंसर 100% आ जाएगा। अगर तुम सही सही कोऑर्डिनेट लिख पा रहे हो तो फिर ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, वो हो जाएगा। बोलो बच्चों, इसमें कोई तकलीफ? चलें बच्चों आगे। ठीक है बच्चों, इतना कर लो, फिर मैं वापस बताता हूँ बच्चों। ठीक है बच्चों, इसे मैं हटा रहा हूँ। कर लिया ना सबने? हटा दूं मैं? बच्चों ये हमने अभी कर ही लिया। अब बच्चों इसका आंसर दो। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल, जैसे बच्चों दो पार्टिकल हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ। एक बच्चों ये रहा छोटा सा, एक ये बड़ा। बच्चों बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? दोनों लाइन के बीच में। अब थोड़ा सोचो किसके पास में हो सकता है, इसके, इसके या बिल्कुल बीच में? इसके पास में, तो भारी वाले के पास में होगा। अब सोचो, ऑन लाइन ज्वाइनिंग परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल, नहीं। ऑन ए पॉइंट आउटसाइड द लाइन ज्वाइनिंग, नहीं। ऑन लाइन ज्वाइनिंग पार्टिकल, वो सही। तो दो पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? उनकी लाइन ज्वाइनिंग पे, उनकी लाइन ज्वाइनिंग पे। और उसमें भी बच्चों हल्के वाले के पास में होता है। क्लियर है? वो मैं बाद में लिखवा भी दूंगा। अभी ये समझ गए? अब बच्चों इसे एज ए होमवर्क रख लो। फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों तीन पार्टिकल है, तीनों का कोऑर्डिनेट दिया है, बस फॉर्मूला लगाना। समझ गए बच्चों? हटा दूं? लिख लिया? नेक्स्ट बच्चों चार पार्टिकल है, हर एक का कोऑर्डिनेट दिया है, केवल फॉर्मूला लगाना है। फर्स्ट में 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, फिर देखो, अब इसे बच्चों देखो, इसका आंसर दो। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल डज नॉट डिपेंड, किस पे डिपेंड नहीं करता? फोर्स। उसमें कहीं फोर्स यूज नहीं हो रहा है, मास हो रहा है, पोजीशन हो रहा है, रिलेटिव डिस्टेंसेस हो रही हैं, बट फोर्स कहीं यूज नहीं हो रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्स। ठीक है, फिर देखो बच्चों, ठीक है ना बच्चों? अब समझना, इसको अभी थोड़ा सा ट्राई करो, फिर मैं डिस्कस करूँ। या बच्चों थोड़ा सा रुको अभी, ये क्लियर है? एक एग्जांपल बच्चों मैं दे रहा हूँ, इसमें कहीं भी स्पेस हो तो उसमें लिख लेना, या कहीं भी आप लिख सकते हो। एक एग्जांपल, या बच्चों एक बार नोट्स देना मुझे। ठीक है, कोई नहीं। हाँ, तो बच्चों एक एग्जांपल अटेम्प्ट करो, फिर हम देखते हैं। समझो बच्चों, ये एक्स एक्सिस, बच्चों मान लो यहाँ ओरिजिन, ठीक है, यहाँ मान लो बच्चों एक m1 मास है। क्या मास है? m1। बच्चों ये m2 मास, और बच्चों ये बीच की डिस्टेंस r। ड्रॉ कर लो बच्चों। ठीक है, अब बच्चों इसमें लिख लो, फाइंड x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास।
फाइंड x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। समझ गया बच्चों? बोलो बच्चों क्या आ जाएगा? m2 r m2 सही है बच्चों। बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 0 और इसका कोऑर्डिनेट r, 0। अब बच्चों XCM लिखता हूं, क्या होगा? m1 x1 m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो बच्चों XCM यहां से कितना आ गया? m2r अपॉन m1 प्लस m2, ये XCM आ गया। अब XCM मान लो बच्चों यहां पे आएगा, तो ये डिस्टेंस बच्चों अपने पास क्या है? x सेंटर ऑफ मास। इसको मान लो बच्चों मैंने r1 बोल दिया, क्या बोल दिया? r1। तो r1 बच्चों अपने पास कितना आ गया है? ये आ गया। पहले से डिस्टेंस मैंने क्या बोल दी? r1, वो अपने पास बच्चों कितनी आ गई? ये आ गई। ठीक है। अब मान लो बच्चों ये डिस्टेंस r2 है, तो बच्चों अब r2 बताओ क्या होगा? नहीं करो r2। बच्चों बताओ r1 तो ये आ गई, सेंटर ऑफ मास से पहले पार्टिकल की डिस्टेंस ये है। अब ऐसे बच्चों r2 बताओ। चलो बच्चों r2 कैसे लिखोगे? r2 हो जाएगा r माइनस r1। r2 बच्चों r1 कितनी है? m2r अपॉन m1 प्लस m2। भेजो यहां। तो r2 बच्चों कितना आया? m1r m2r माइनस m2r m1 प्लस m2, ये कट गए। तो r2 बच्चों यहां से आ जाएगा m1r अपॉन m1 प्लस m2। बोलो कोई दिक्कत? तो देखो दोनों सेम थोड़ी आए, अलग अलग आए। कर लो फटाफट। ये चीज क्लियर है बच्चों? अब बच्चों अगर मैं r1 बाई r2 निकालता हूं, r1 बाई r2, तो बच्चों दोनों को डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा? m2 बाई m1। या बच्चों यहां से निकल आएगा m1 r1 इक्वल टू m2 r2। ये बच्चों एक बार कंप्लीट कर लो। m1 r1 m2 r2 बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार पूरा देख लो आराम से। कोई दिक्कत लग रही हो बच्चों पूछो। हाँ r1 बाई r2 का एक बार बच्चों पूरा बताता हूँ। बच्चों दो पार्टिकल है, इसका कोऑर्डिनेट 0 0, उसका कोऑर्डिनेट r0। अब XCM निकालता हूँ, तो m1 x1 m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ये तो 0 हो गया, आंसर ये आ गया। अब यहाँ सेंटर ऑफ मास हुआ, तो सेंटर ऑफ मास से फर्स्ट पार्टिकल की डिस्टेंस को मैंने बोल दिया r1। सेंटर ऑफ मास से फर्स्ट पार्टिकल की डिस्टेंस r1, सेंटर ऑफ मास से सेकेंड पार्टिकल की डिस्टेंस r2। कैसे निकाला? r में से r1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, सॉल्व किया, ये आ गया। दोनों को डिवाइड किया, ये आ गया। यहां तक क्लियर? अब बच्चों यहां से देखो होगा क्या? बच्चों मान लो अगर दोनों के मास बराबर हैं, दोनों के मास बराबर हैं,
तो एम एम एम, सेंटर ऑफ मास r/2 यानी कि बीचों बीच आ जाएगा। और ये मान लो अगर एक भारी हुआ तो तुम उससे डिस्टेंस निकालोगे तो कम आएगी, तो भारी वाले के पास में आएगा। सेंटर ऑफ मास बच्चों कहाँ आएगा? भारी वाले के पास में। ये चीज क्लियर है? अब बच्चों वापस समझो, ये चीज क्लियर है? अब इसके बाद बच्चों एक लाइन बस इसमें लिख लो, एक लाइन बच्चों इसमें और लिख लो, एक लाइन बच्चों इसमें नोट कर लो। सेंटर ऑफ मास of two particle system, center of mass of two particle system, center of mass of two particle system will lie in between center of mass of two particle system will lie in between line joining them, in between line joining them, center of mass of two particle system will lie in between line joining them nearer to heavy particle. Center of mass of two particle system will lie on line joining them, in between line joining them nearer to heavy particle. ये चीज बच्चों क्लियर है? यहां तक बच्चों कोई दिक्कत? ओके, ठीक है। अब बच्चों वापस देखते हैं, समझना, ये पॉइंट समझ गए ना? ठीक। अब बच्चों जैसे ये वाला सिचुएशन समझो, एक बार बच्चों इसे रीड करो फिर मैं डिस्कस करता हूं। अपने हिसाब से बच्चों ट्राई करो फिर मैं डिस्कस करता हूं। कर लिया बच्चों रीड? समझो, in the adjacent diagram of object 1 and 2 each having mass m, ठीक, while object 3 and 4 each having mass 2m, तो mm 2m, the center of mass of system is most likely at intersection of line. बच्चों इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ हो सकता है वो तुम्हें बताना। जैसे A और B के इंटरसेक्शन पे, तो A ये है सेंटर मोस्ट लाइकली एट द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, तो A एंड B, A लाइन ये रही, B लाइन ये रही, मतलब यहाँ हो सकता है इनका ये कहना। फिर B और C, B लाइन बच्चों ये रही, C लाइन ये रही, मतलब यहाँ जैसे ये। फिर A और D, A और D मतलब यहाँ पे। फिर बच्चों A और C, A ये रहा, C ये रहा, तो यही वाला। अच्छा, A और B एक ये है, हाँ यहाँ। अब बच्चों सोचो, जैसे मैं नाम दे रहा हूँ 1 2 3 4, बताओ बच्चों किस पे तुम्हें लग रहा है? किस पे लग रहा है? तुम बताओ क्यों? ठीक है, वैसे और कोई कौन सा लग रहा है? चलो अब मैं डिस्कस कर। बच्चों ये M और ये M, बताओ इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? बीच में। तो एक तरीके से बच्चों यहाँ 2m का एक मान सकते हो, इसे भूल जाओ, यहाँ एक 2m का मान, 2m बताओ इनका सेंटर ऑफ मास बीच में। तो एक तरीके से यहाँ 4m का एक मान, इनको भूल जाओ। अब 2m 4m बच्चों बताओ इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इस लाइन पे और भारी वाले के पास में। अगर दोनों बराबर होते तो बीच में आ जाता, लेकिन भारी वाले के पास में मतलब यहाँ कहीं आ जाएगा। तो
अब सेंटर ऑफ मास बच्चों कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। कोई दिक्कत इसमें, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, ये चीज क्लियर है? कोई डाउट बच्चों आप? तो उस हिसाब से बच्चों अपना ये पॉइंट आ रहा है, ये मतलब कौन सा है, ए और सी के इंटरसेक्शन पे। समझ गए ना बच्चों? अब बच्चों होमवर्क के क्वेश्चन लिखते चलो, जैसे ये रहा फर्स्ट एक्सरसाइज में 9th, ठीक है। अगेन 4A क्वेश्चन नंबर 5, 4A क्वेश्चन नंबर 5, 4A क्वेश्चन नंबर 6, 4A क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। अब बच्चों तुम्हारे पास आता है सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास। तो कंटिन्यूअस मास से क्या मतलब होता है बच्चों, वो समझो। जैसे बच्चों ये रॉड मान लो, ठीक है बच्चों, मान लो मैं इसका घिस घिस के चूरन बनाऊं तो कितने पार्टिकल्स निकलेंगे, बहुत सारे। और एक जो चूरन का पार्टिकल होगा वो कितना बड़ा होगा बच्चों, मान लो मैंने इसका घिस घिस के चूरन बना दिया, तो जो चूरन का एक पार्टिकल होगा वो कितना बड़ा होगा, बहुत छोटा सा। तो बच्चों फिर बताओ, इसका अगर मैं घिस के चूरन बनाता हूँ तो चूरन के कितने पार्टिकल्स निकलेंगे, इनफाइनाइट। तो बच्चों कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसे हम बहुत छोटे 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 इनफाइनाइट पार्टिकल्स का बना हुआ मान सकते हैं, समझ गए? तो अब कंटिन्यूअस मास में बच्चों हम क्या करते हैं बच्चों, अब देखना, खैर कोई नहीं, एक सेकंड नोट्स देना मुझे, ये चलो छोड़ो, जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बच्चों समझो, मान लो बच्चों ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, हमें इसका सेंटर ऑफ मास पता करना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट सिस्टम एज्यूम करेंगे, ठीक है। अब बच्चों इसके बहुत छोटे 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 टुकड़े करेंगे, उसमें ये मान लो एक बहुत छोटा सा टुकड़ा है, इसका नाम रख दिया DM, और इसका पोजीशन है बच्चों R। अब बच्चों समझो, इसके ऐसे बहुत सारे छोटे 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 हमने टुकड़े की। अब मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, M1 R1 M2 R2 ऐसे। तो DM R1 DM R2 DM R3, ऐसे बहुत सारे टुकड़े इनफाइनाइट तक जोड़ूंगा, तो उसका मतलब होता है इंटीग्रेट करना। तो इसका मतलब बच्चों ये होता है कि मैं इसे लिख दूंगा इंटीग्रेशन ऑफ R DM, DM1 R1 DM2 R2 DM3 R3, उस सब का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ R DM, सबको जोड़ दिया अपॉन हर एक का मास DM1 प्लस DM2 प्लस DM2 सबका एडिशन, उसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ DM। तो बच्चों RCM मेरे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ RDM अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ DM। समझ गए, ये चीज क्लियर है? अब बच्चों ऐसे ही कई बार मुझे जरूरत पड़ती है केवल x कोऑर्डिनेट निकालना, तो मैं क्या लिखूंगा, XCM इंटीग्रेशन ऑफ XDM अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ DM, उसी फॉर्मेट में। ऐसी मुझे जरूरत पड़ती है कि मैं YCM लिखूं, तो इंटीग्रेशन ऑफ YDM अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ DM। ऐसे ही Z का लिखना है तो ZCM ZDM अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ DM। DM बच्चों इसमें क्या है, उस छोटे से एलिमेंट का मास, क्या है, छोटे से एलिमेंट का मास। X उसमें क्या है, उस छोटे से एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। R क्या है, उस छोटे से एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। तो बच्चों वही मैंने इसमें लिखा है, ध्यान से देखो, RCM इंटीग्रेशन ऑफ RDM अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ DM। अब R क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट DM। बच्चों ध्यान से देखना, उसमें मैंने ऊपर लिख रखा है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट DM। ऐसे ही बच्चों XCM XDM ये बच्चों मैंने लिख दिया, यहां तक क्लियर है? अब बच्चों डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास डेंसिटी मैंने बताई है। एक होती है लीनियर मास डेंसिटी, क्या होती है, लीनियर मास डेंसिटी, इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। क्या मतलब होता है बच्चों, तुम बाजार में बहुत बड़ा सरिया लेने जाओ
क्या लेने जाओ, ठीक है ना। अब उसको तराजू पे रख के तौल पाना मुश्किल होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, 1 मीटर का काट लिया, तो मैं तौल के दिखा दिया कितना है, 5 किलो। कितना है, 5 किलो। तुमने 10 मीटर खरीदा तो कितना वजन खरीदा, 50 किलो। तो 50 किलो की वो रेट लगा के तुमसे पैसे ले लेंगे, समझ गए। तो उन्होंने 1 मीटर का काट के रख लिया और तुम्हें तौल के दिखा दिया कि भाई 5 किलो है। तुमने 20 मीटर खरीदा तो इंटू 20 कर दिया, 100 किलो तुमने खरीदा। तो 1 मीटर का वजन होता है लीनियर मास डेंसिटी। तो अब मान लो बच्चों 1 मीटर का वजन कैसे निकालोगे, मान लो 5 मीटर का वजन 50 किलो है, तो एक का कितना होगा, 50/5। 10 मीटर का वजन 30 किलो है, तो एक का 30/10। तो वही बच्चों लीनियर मास डेंसिटी हो जाती है मास बाई लेंथ, मास बाई लेंथ। कब, जब एक जैसी रॉड हो। अगर टेढ़ी मेढ़ी रोड होगी तो दिक्कत होगी। जैसे मान लो बच्चों इस तरह की रॉड है, इसमें यहाँ काटो और यहाँ काटो, बताओ कहाँ मास ज्यादा होगा, इस तरफ। तो यहाँ लीनियर मास डेंसिटी लिखनी है तो dm इसका मास और इसकी लेंथ, यहाँ लिखनी है तो इसका मास इसकी लेंथ। तो टेढ़ी मेढ़ी रोड हो तो उसके लिए हो जाएगा dm/dl, और एक जैसी रोड हो तो m/l। dm बच्चों अगर यहाँ से लिखना हो तो λ/dx, समझ गए ना। ऐसी बच्चों लोहे की बड़ी बड़ी चद्दर होती हैं, उनको तुम खरीदने जाओ तो उनको भी तोलना बड़ा दिक्कत होता है। तो 1/1 का उन्होंने एक पीस काट के तोल दिया 5 किलो। तुमने कहा भाई मुझे 10/5 की चद्दर चाहिए, तो तुमने कितना एरिया लिया, 50। एक का वजन 5 है तो 50 का 250। तो 1 मीटर का, 1 स्क्वायर मीटर का जो वजन है उसे बोलते हैं सरफेस मास डेंसिटी। कैसे निकालते हैं, मान लो बच्चों 4 स्क्वायर मीटर का वजन 20 किलो है, तो एक का 5, तो बस वही अपनी सरफेस मास डेंसिटी हो जाएगी। हेलो, बताया तो था 7-10 तक, 10 बोझा तो था, नहीं, ठीक। ओके बच्चों इतना समझ गए, ठीक। तो बच्चों अभी फिलहाल इसमें मैं इतना ही रखता हूँ, बाकी फिर बच्चों बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक। तो देखते हैं बच्चों